2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। वो केवल 12 वर्ष के थे जब उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने अपने सरनेम श्रीवास्तव का प्रयोग करना बंद कर दिया क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के विरोधी थे। उनके पास एक कार थी जिसे उन्होंने गवर्नमेंट सैंक्शन लोन पे खरीदा था। उन्होंने अपनी माँ को ये कभी नहीं बताया कि वह रेल मंत्री हैं, बस इतना ही बताया कि मैं रेलवे में काम करता हूं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब वो सीमा पर गए और सैनिकों को उन्होंने बोला, यदि कोई गन्स या बॉम्ब्स का प्रयोग करके हमारे देश की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश करता है तो आपके नेता होने के तौर पे मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा कि वो जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाए। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। न्यूक्लियर प्रोग्राम, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और भारत का मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर होना शास्त्री जी की वजह से ही संभव हो पाया था। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपने शायद कहीं सुना, देखा और पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। जैसे कि ताशकंद एग्रीमेंट क्यों हुआ था, उनकी मौत के पीछे के रहस्य क्या थे, डेथ के विटनेसेस क्या थे और ऐसे सवाल जो आज तक अनआंसर्ड हैं। तो चलिए बात करते हैं ताशकंद एग्रीमेंट के रीजंस के बारे में। 11 जनवरी 56 साल पहले 1966 में सोवियत यूनियन के ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। एंड दिस डेथ वाज नॉट एन ऑर्डिनरी डेथ। ये एक ऐसी मौत थी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 19 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया और कश्मीर पर कब्जा करने का पाकिस्तान का सपना चकनाचूर कर दिया। 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने 10 जनवरी को ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और कहा जाता है कि उस एग्रीमेंट के होने के तुरंत बाद ही शास्त्री जी का निधन हो गया था। एक देश के प्रधानमंत्री का दूसरे देश में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मरना एक असाधारण इवेंट है, लेकिन उस समय कहा जाता है कि मीडिया उतना मजबूत नहीं था, उन्हें आसानी से ब्राइब किया जा सकता था और इसी वजह से इस मामले को काफी हद तक अखबारों ने दबा दिया। एंड वी नेवर गॉट टू नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ शास्त्री जी's डेथ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ और उनकी मौत के 13 दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की प्रधानमंत्री की कमान संभाली। बात 9 जून 1964 की थी। ये वो दौर था जब हमारा देश 1962 के भारत चीन युद्ध से अभी भी पूरी तरह से नहीं उभरा था और पाकिस्तान भी लगातार इंटरनेशनली जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था। आज बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गए, क्योंकि ना तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है और ना ही आजादी के बाद वो इतने ज्यादा चर्चा में रहे थे। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाता है और नए प्रधानमंत्री को चुनने का काम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को दिया जाता है, जिनका इंदिरा गांधी से काफी मतभेद था। तो नेहरू ने क्या किया, 1959 में अपोजिशन के विरोध के बाद भी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और इसी तरह नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता वगैरह थे वो इस बात के खिलाफ हो गए कि अचानक से एक नई लड़की को कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे बना दिया और इसी वजह से इंदिरा गांधी को 1960 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ना भी पड़ा। 1964 में के कामराज ने एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए 4 दिनों में 12 कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, 200 से अधिक सांसदों से मुलाकात की और इनमें से ज्यादातर नेता चाहते थे कि मोरारजी लाल देसाई प्रधानमंत्री बने। के कामराज भी काफी हद तक इस बात से सहमत हो चुके थे कि हाँ, मोरारजी देसाई को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन बाद में यह तय हुआ अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो सरकार और कांग्रेस की इमेज कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मोरारजी देसाई के लिए यह कहा जाता था कि वो अपने साथियों के विचारों की कदर नहीं करते थे और इसीलिए मोरारजी देसाई का नाम प्रधानमंत्री की सूची से हटा दिया गया। तो इसके बाद फिर 2 नाम और प्रस्तावित किए गए। पहला नाम था लाल बहादुर शास्त्री का और दूसरा नाम था इंदिरा गांधी का। कांग्रेस में इंदिरा गांधी का समर्थन करने वाले नेताओं का एक अलग सा जुट बना हुआ था जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। ये वो लोग थे जिन्होंने के कामराज की मोरारजी लाल देसाई को प्रधानमंत्री बनाने वाली बात नहीं मानी थी और इसी एक वजह से के कामराज ने भी ये फैसला किया कि मैं अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा और इस तरह लाल बहादुर शास्त्री का नाम ही एक बच गया था। 1952 से 1956 में अगर आपको नहीं पता तो वो नेहरू की सरकार के रेल मंत्री थे। 1961 से 1963 के बीच वो गृह मंत्री रहे और फिर 1964 में आखिर में जाके वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री के बाद इंदिरा गांधी ने काफी कोशिश की कि शास्त्री जी पर किसी तरह से दबाव बना सके। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकी तब उन्होंने कुछ नेताओं को बोला कि जाके शास्त्री जी से बात करे और उन्हें कैबिनेट में एक सीट दे दे और उन नेताओं ने भी यही किया। लाल बहादुर शास्त्री से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इंदिरा गांधी को कैबिनेट में एक सीट दे दे और काफी बात
बातचीत होने के बाद इंदिरा गांधी को देश का सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया गया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनने को इंदिरा गांधी का अपमान माना गया, क्योंकि उस समय देश में मीडिया का ज्यादा विकास नहीं हुआ था और संचार का माध्यम भी काफी सीमित था। इसीलिए सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक बड़े मंत्रालय के रूप में नहीं गिना जाता था। प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के बाद अक्टूबर 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री का विमान इजिप्ट के दौरे से वापस आ रहा था, तब वो कराची हवाई अड्डे पे उतरा। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान हुआ करते थे, जिनसे उन्होंने पहली बार मुलाकात की। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी वहां मौजूद थे। राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ये जानने के लिए बहुत बेताब थे कि भारत में नेहरू की जगह किस नेता ने ली है, और वो ये जानना भी चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री क्या एक मजबूत नेता है और क्या उन्हें डिप्लोमेटिक लेवल पर उलझाकर जम्मू और कश्मीर के इशू को वो और बढ़ा सकते हैं। जनरल आयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो सूट बूट में शास्त्री जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री ने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा था, जो उनकी सिंपलिसिटी को दर्शा रहा था। लेकिन ये शास्त्री जी की सादगी थी जिसे जनरल आयूब खान ने गलत समझ लिया। जनरल आयूब खान ने उन्हें धोती कुर्ता में देखा और कहा, तो ये वो व्यक्ति है जिसने नेहरू की जगह ली है। जनरल आयूब खान को लगा कि ये सादे धोती कुर्ते में रहने वाला छोटा सा नेता शायद किसी कोइंसिडेंस से भारत का प्रधानमंत्री बन गया है और उसे इस बार जम्मू और कश्मीर के मुद्दे में घेरा जा सकता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री की हाइट 5 फुट 2 इंच की थी, जबकि जनरल आयूब खान की हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। यानी वो शास्त्री से काफी लंबे थे और उनकी पोशाक यानी जो उनका ड्रेसिंग था वो ब्रिटेन और अमेरिका के जो बड़े बड़े नेता होते हैं उसकी तरह था, क्योंकि उस समय अमेरिका का हाथ पाकिस्तान पे था, तो वहां के नेताओं के रंग भी थोड़े से ऊपर ही थे। जनरल आयूब खान ने अपने कद और अपनी अटायर के दम पे शास्त्री जी को कमजोर समझने की गलती कर ली, और इस बैठक के यानी कि इस मीटिंग के करीब 10 महीने बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य हजारों घुसपैठियों को हथियारों के साथ भारत में विद्रोह और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए भेजा गया था। ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत थी। इस मीटिंग के बाद 1965 में जब पाकिस्तान की तरफ से सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया था, तब 1965 में इंडिया के 3 मिलिट्री चीफ ने शास्त्री जी को इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान सेना ने जम्मू के चैम सेक्टर में 100 बैटल टैंक्स भेज दिए और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार कर लिया है। तब बिना समय गवाए शास्त्री जी ने कहा, अपनी पूरी ताकत से जवाई कार्रवाई करो, और यह हिस्टोरिक मीटिंग 5 मिनट से भी कम चली थी। वार के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया, और यह एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से पाकिस्तान अपनी आर्मी और ट्राइबल्स को भारत की सीमा में घुसपैठ करवा रहा था। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंज प्रोविंस के एक बड़े इलाके पर भी कब्जा कर लिया, और यह भी कहा जाता है कि लाहौर तक भारतीय सेना के जवान नजर आए थे उस दौरान। और यही बात पाकिस्तान को काफी परेशान कर रही थी, क्योंकि इंडियन आर्मी के रिटेलिएशन के कारण 5 लाख पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार पर दबाव बना रहे थे और अन्य इलाकों में भाग रहे थे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जम्मू और राजस्थान में पाकिस्तान ने कब्जा भी कर रखा था, लेकिन ये शास्त्री जी के लिए बड़ा सरदर्द नहीं था, क्योंकि यहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते थे और इसीलिए युद्ध में भारत की स्थिति मजबूत थी। लेकिन ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले ताशकंद के एग्रीमेंट से पाकिस्तानी को कुछ हद तक फायदा होने वाला था। माय 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, इस बुक में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1960 वॉर के बारे में, ताशकंद में हुई ट्रीटी के बारे में और शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में काफी अच्छे से लिखा हुआ है। इस बुक में शास्त्री जी को भारत का हीरो कहा गया है, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जिसने पाकिस्तान पर पलटवार करने और विजयी होने का साहस किया था। 1965 का युद्ध जब काफी ज्यादा आगे बढ़ गया और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास किया गया, और इसी वजह से पाकिस्तानी और इंडियन डिप्लोमेट्स को यूएसएसआर में स्थित ताशकंद में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहां पे दोनों ही पार्टी के बीच में एक संधि होनी थी। इस ट्रीटी को कवर करने के लिए प्रेम शंकर झा, जो कि उस समय के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और अन्य पत्रकार वहां पे मौजूद थे। कहा जाता है कि सोवियत डिप्लोमेट्स को वहां पे एज अ मीडिएटर काम करना था, जो कि उन दोनों देशों के बीच में संधि करा सके। प्रेम शंकर झा जो जर्नलिस्ट थे वो बताते हैं कि सोवियत डिप्लोमेट्स को सिर्फ मीडिएटर के रूप में देखा जा रहा था, बट सोवियत डिप्लोमेट्स वर सीन प्लेइंग द रोल ऑफ अ मोर देन जस्ट अ मीडिएटर। शास्त्री जी को यह अच्छे से पता था कि सोवियत यूनियन 1950 के दशक से भारत के साथ अच्छा फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है, और इसीलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि सोवियत डिप्लोमेट्स इंडिया यानी कि नई दिल्ली का साथ देंगे। लेकिन ताशकंद ट्रीटी के दौरान यह सब क्लियर हो गया कि सोवियत डिप्लोमेट जनरल आयूब खान के पीछे खड़े थे और भारत को प्रेशराइज कर रहे थे कि जो इलाके भारत ने पाकिस्तान से छीन लिए हैं लड़ाई के दौरान, वो उन्हें वापस कर दिए जाए। शास्त्री जी की मृत्यु के सब्जेक्ट पर अवेलेबल सभी डॉक्यूमेंट्स में हमेशा यह सवाल उठाया गया है कि जब इंडियन एंड पाकिस्तानी डेलीगेशन के बीच में डिस्कशन का कोई डिसीजन नहीं निकल रहा था, तो अचानक से कैसे एक ही दिन में ट्रीटी साइन होने की बात को शास्त्री जी ने मान लिया, क्योंकि 9 जनवरी 1966 की दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह
जाएगा, कोई समझौता नहीं होने वाला है। और यही सब मानकर कई जर्नलिस्ट शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। ये सभी बातें माय 70 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट बुक में दी गई हैं। जब सभी जर्नलिस्ट शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, उसके अगले दिन सडनली सभी पार्टीज को बुलाया जाता है और दोनों देश के नेताओं के बीच शाम को लगभग 10:30 बजे हस्ताक्षर होने वाली बात को माना जाता है। प्रेम शंकर झा ने अपनी किताब में यह भी कहा है कि शास्त्री जी जो ताशकंद जाने से पहले चट्टान की तरह मजबूत खड़े थे, हार मानने को तैयार नहीं थे, जो एग्रीमेंट में साइन भी नहीं करने वाले थे, उनकी शर्तों को मानने वाले भी नहीं थे, वो अचानक से एग्रीमेंट सेरेमनी में साइन करने के लिए तैयार क्यों हो गए और जब वो साइन कर रहे थे वो इतना झिझक क्यों रहे थे। प्रेम शंकर झा ने यह सवाल उठाया कि उन चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया जिससे शास्त्री जी ने अपना स्टांस बदल लिया और क्यों पाकिस्तानियों की मांगों को मारने को तैयार हो गए। क्या उन पे किसी ने दबाव बना रखा था? अगर किसी ने उन पे दबाव बना रखा था वो कौन था? और उन्होंने ये भी कहा है कि शास्त्री जी जिन्होंने इतने लंबे समय तक अपना संयम बना के रखा और ये जब ऑलमोस्ट तय हो गया कि कोई समझौता नहीं होने वाला, तो किसके दबाव में उन्होंने आखिर हार मान ली। एक बुक है जिसका नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। इस बुक में सोवियत प्रोस्पेक्टिव से एक जिक्र हुआ है। उसमें बताया गया कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका एशिया में अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था और उस समय पाकिस्तान भी अमेरिकन का एलाई बन गया था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकन ने पेशावर में एक सीक्रेट बेस बना रखा था जहां से U-2 स्पाई प्लेन्स डिप्लॉय किए जाते थे, जो सेंट्रल एशिया में न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्पेस रिसर्च एंड अदर सीक्रेट वर्क्स पर नजर रखा करते थे। चलिए वापस ट्रीटी पे आते हैं। सोवियत यूनियन उस समय पाकिस्तान की साइड ले रहा था और भारत कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। सोवियत यूनियन पाकिस्तान को खुश करके अपना दोस्त बनाने को बेताब था और भारत को पाकिस्तान की शर्तें मनाने के लिए मजबूर भी कर रहा था ताकि जनरल आयुब बाद में इसी तरह से अमेरिकन के अगेंस्ट यूएसएसआर का फेवर कर सके। एनीवे, आफ्टर 6 days ऑफ हार्ड नेगोशिएशन 10 जनवरी 1966 को युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है और इस युद्ध समाप्ति की घोषणा के तुरंत बाद ही लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयुब खान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाता है। इन समझौतों में कहा गया है कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाएंगी। जिन इलाकों पर भारतीयों का कब्जा है वो वहां से सेना हटा ले और पाकिस्तान को वो कब्जा करी हुई जगह को लौटा दें और जिन इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा है उन्हें भारत को लौटा दिया जाए। इस एग्रीमेंट में कुछ और बातों में सहमति बनी। दोनों देश पूर्व निर्धारित सीमाओं का सम्मान करेंगे, सीज फायर का पालन करेंगे और बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे। योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बुक में यह भी कहा गया है कि शास्त्री जी और जनरल आयुब खान ने समझौते के दौरान जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत भी की। अब बात करते हैं शास्त्री जी के डेथ इवेंट्स के बारे में। आफ्टर साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट हिज स्टे वाज चेंज्ड फ्रॉम द होटल टू विला और ढांचा इन रशियन। इस एग्रीमेंट के बाद उस दिन ताशकंद में एक पार्टी का आयोजन किया गया। उसी में शामिल होने के बाद शास्त्री जी रात करीब 10 बजे अपने होटल में वापस आ गए। लाल बहादुर शास्त्री रात 10 बजे रात का खाना खाने से पहले पूरी तरह से ठीक थे। पार्टी में उन्होंने हल्का फुल्का कुछ खाया क्योंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने बाद में पालक के साग और मनपसंद आलू की सब्जियों के साथ हल्का भोजन किया था। ये वो रात का खाना था जिसे भारतीय राजदूत त्रिलोकीनाथ कौल के निजी रसोई जान मोहम्मद ने बनाया था। रात 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली में फोन किया अपनी पत्नी ललिता से बात करने के लिए। इस बातचीत के दौरान उनकी पत्नी को उनकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी, इसीलिए ललिता जी ने अपनी बेटी कुसुम को फोन सौंप दिया। उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से पूछा कि इस समय भारत में क्या चल रहा है, जिस पर कुसुम ने उन्हें जवाब दिया कि भारत में हर कोई जानना चाहता है कि इस समझौते के दौरान आखिर क्या हुआ है। और फिर शास्त्री जी ने अपने परिवार को बोला कि भारत की अखबार की एक कॉपी काबुल भेज दीजिए। काबुल वो जगह थी जहां पर अगले दिन शास्त्री जी को पहुंचना था। शास्त्री जी ने उस अखबार की कॉपी इसलिए मंगाई क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर इंडियंस के रिएक्शन को जानने के लिए काफी उत्सुक थे। इस फोन कॉल के बाद वो अपने होटल के कमरे में घूमने लग गए। तकरीबन रात 11:30 बजे उनके निजी नौकर रामनाथ ने उन्हें एक गिलास दूध दिया और कहा जाता है कि इसी के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा। लेकिन वेरी फ्यू पीपल नो दैट शास्त्री वाज अ हार्ट पेशेंट एंड हैड सफर्ड अ हार्ट अटैक वंस बिफोर इन 1959। ही वेंट टू बेड एट अबाउट 12 साढ़े 12 बजे और लगभग 1:20 पे शास्त्री जी की आंखें खुल जाती हैं और उस समय वो खांस रहे। तब शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट JN सहाय ने लगभग 1:20 को डॉक्टर RN चुंग को शास्त्री जी को चेक करने के लिए बुलाया। कहा जाता है कि डॉक्टर चुंग वो पहले इंसान थे जो क्राइम सीन पर आए थे। डॉक्टर चुंग ने देखा कि शास्त्री जी बेड पर बैठे हुए हैं, उनको जोर जोर से खांसी आ रही है और उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। 1:24 पर डॉक्टर चुंग ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया जिससे उन्हें थोड़ा सा होश आ गया, पर उनकी दिल की धड़कन काफी कम थी। 11 जनवरी 1966 की सुबह तकरीबन 1:32 पर शास्त्री जी ने हमारा साथ छोड़ दिया। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, urged by their sorrow to pay these last respects. Among them Soviet Premier Kosygin,
and India's acting Prime Minister, Mr. Nanda. The funeral cortege began the solemn march towards the banks of the sacred Jamna River. Preceded by the dead statesman's sons came the gun carriage bearing the frail body that so belied Shastri's spiritual strength. Some said that 1 million people, some twice that number, were in the cortege. अब बात करते हैं डेथ विटनेसेस की। शास्त्री जी की मौत के तुरंत बाद बहुत सारे कोइंसिडेंस हुए। डॉक्टर चुग को 1977 की दिल्ली इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने पेश होना था। डॉक्टर चुग कमेटी को गवाही देने के लिए वाया रोड दिल्ली जा रहे थे और इसी दौरान डॉक्टर चुग की कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी पत्नी सरोजनी, बेटे शैलेंद्र की मौत हो गई और उनकी बेटी शोभा गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरे थे उनके निजी सेवक रामनाथ, जो उनकी मृत्यु के दिन ताशकंद में उपस्थित थे। एक स्टेटमेंट में यह सामने आया कि रामनाथ ने दिल्ली आकर शास्त्री जी की विधवा वाइफ ललिता जी से मुलाकात की थी और परिवार के सदस्यों के अनुसार उसने कहा था, बहुत दिन का बोझ था अम्मा, आज सब बता दूंगा, मैं ये बोझ लंबे समय से उठा रहा हूं। और ये कहकर रामनाथ ने संसद जाने के लिए मकान नंबर 1 मोतीलाल नेहरू निवास छोड़ दिया। और रामनाथ का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। वो सड़क पर साइकिल से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार में आते हुए ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनके दोनों पैर उस समय कुचल दिए गए और उनकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई और कुछ समय के बाद उनकी भी मौत हो गई। ये दोनों ही जांच कमेटी के सामने पेश होने की कगार पे थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर चुग एंड रामनाथ वर दी ओनली 2 विटनेसेस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी's केस। Culprits of killing.